हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है बोर्स मॉडल, बोर्स के जो लिमिटेशंस थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों आया, और पिछली वीडियो में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा देखा था, तो यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में देखने वाले। ठीक है, तो देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि जैसा क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल कहता था कि मैटर के पास सिर्फ क्या है, पार्टिकल नेचर है। बट जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये प्रूव करके दिखाया कि जो मैटर है, मैटर के पास पार्टिकल नेचर भी वो शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दो कंसेप्ट आते हैं। एक आता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो बोर्स मॉडल था, अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप अ मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल ऑफ एटम्स। एटम्स के लिए बहुत ही सुटेबल एंड जनरल मॉडल था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई इसमें, तो वहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट देखते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है? जो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे हमारे डी ब्रोगली, इन्होंने क्या किया था कि जो मैटर है, मैटर किसकी तरह होता है, लाइक रेडिएशन। तो इसको क्या होता है, मैटर को दो प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो फोटोन है हमारे पास, सिर्फ फोटोन को क्या होती है, फिर मोमेंटम होती है और वेवलेंथ होती है। बट जब हमने एटम्स की स्टडी की थी, तो एटम्स में क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट था। तो इन्होंने क्या प्रूव करके दिखाया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में भी मोमेंटम रहती है और मोमेंटम रहती है और वेवलेंथ रहता है। और इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, मतलब ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे डे ब्रोगली ने क्या किया, हमें एक इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन क्या था वो कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एम इंटू वी। अब देखो, जो उसकी भी मोमेंटम निकालने, मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं हम? पी से। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ पे देखो एच क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एंड पी क्या है हमारे पास, मोमेंटम। जब डी ब्रोगली ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने कंफर्म, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है वो क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स के बीम होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन शो कर रहे थे। दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज इन मेकिंग ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो है, अब देखो जो हमारे पास एटम्स है, एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी स्मॉल हो जाएगा। तो इसका अगर हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम इसमें स्टडी करते हैं, इसका स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो जब माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने स्टडी किया था, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दो प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी? पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो ये हो गया किसके बारे में, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके लिए डी ब्रोगली ने हमें एक इक्वेशन दिया था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम ही। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, और आपको पता होगा कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो। नहीं तो इसके बाद क्या दिया होगा, मोमेंटम निकालने के लिए
देंगे क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और जो मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसने बोला था, हाइजेनबर्ग ने। तो इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जो हमारे पास एटम्स है, एटम्स का न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कौन प्रेजेंट रहता है, ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करता है तो हम इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन नहीं बता सकते, और उसकी जो मोमेंटम है वो मोमेंटम भी हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। ये किसने बोला था, हाइजेनबर्ग ने बोला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अगर हमने इसको लिखते तो क्या आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो एक्स जो है, एक्स क्या डिनोट करता है हमारे पास, जो एक्स है, एक्स होता है हमारे पास पोजीशन। ठीक है, और जो पी है, पी क्या होता है, मोमेंटम। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि एक्स मतलब क्या, पोजीशन, और पी मतलब मोमेंटम, ऐसा कैसे। आप कैसे इसको ऐसे याद मत रखो कि पी मतलब पोजीशन, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब पोजीशन है, पी मतलब मोमेंटम है। ठीक है, तो मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी आता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू पी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एम वी, एम इंटू वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मास है, यहाँ पे वी है, एम इंटू वी, तो यहाँ पे क्या है, मास है। मास चेंज हो सकता है क्या, नहीं। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, हाँ बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पोजीशन भी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस मास को ऐसे लिखा तो ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 पाई एम। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर हमें पता है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन पता है, तो विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनसर्टेन। मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर स्मॉल है तो अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगी, मतलब डेल्टा वी एक्स की वैल्यू लार्ज आ जाएगी, मतलब अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगी, डेल्टा एक्स में आ जाएगी। अगर हमें डेल्टा वी एक्स मतलब वेलोसिटी के बारे में अगर हमें पता होगा, तो यहाँ पे डेल्टा वी एक्स क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। अगर डेल्टा वी एक्स स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स हमारी क्या हो गई, अनसर्टेन हो गई। ठीक है, ये क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने हमें इक्वेशन दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी में कौन कौन से सिग्निफिकेंस है। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए एप्लीकेबल था? सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल था, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स और मैक्रो मतलब क्या? लार्ज। ठीक है, तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए था, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं था। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, वो एप्लीकेबल नहीं किसके लिए? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये जो डी ब्रॉगली ने हमें इक्वेशन दिया था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हमें मोमेंटम निकालनी इससे तो हम एच डिवाइडेड बाई या सी एच डिवाइडेड बाई लैम्डा ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इक्वेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हर बार क्वेश्चन आते हैं, नीट हो या JEE हो। CET में कुछ बार डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन? What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kilogram moving with a speed of 10 मीटर पर सेकंड? क्या दिया है आपको? आपको मास दिया है कितना? 0.1 किलोग्राम, मूविंग विथ अ स्पीड, स्पीड दी है आपको 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको जो दिया है वो सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन क्या क्या है यहाँ पे। मास दिया है, कितना दिया है? 0.1 किलोग्राम। फिर उसके बाद आपको क्या दिए? स्पीड दी है, मतलब वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? वेवलेंथ आपको निकालनी है, मतलब हमें लैम्बडा निकालनी है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा है? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई पी, है ना। इस पी को हम कैसे लिख सकते हैं? पी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं? एम इंटू वी। अब देखो हमें क्या निकालना है? लैम्बडा निकालना है। हमारे पास क्या है? एच की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे एच आएगा, लैम्बडा नहीं आएगा। एच की वैल्यू पता है, क्या होती है एच की वैल्यू? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। मास कितना दिया है हमें? 0.1 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर। यहाँ से 0.1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हमें ये जूल में था, ये किस में दिया था? हमें किलोग्राम में दिया था। आपको पता होगा जूल क्या होता है? जूल इज इक्वल्स टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। यहाँ पे सेकंड आएगा, यहाँ पे मीटर था और 0.1 किलोग्राम था, मतलब यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्या आता है? वो आता है जूल। ये यूनिट कन्वर्जन का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? जो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये जो फॉर्मूले है ना, जो हाइजेनबर्ग के लिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जो डी ब्रॉगली ने
इक्वेशन दिया था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको IFP करके लिख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस।